गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 8 की साइंस क्लास के भाग 5 में पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपसे कृषि के विषय में कुछ तकनीकों का जिक्र करने जा रही हूँ जो कि आपके लेवल के और आपकी बुक के हिसाब से दिए गए हैं। बच्चों, यूँ तो खेती ने अत्याधुनिक तकनीक को अपनाकर बहुत विकास किया, उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अत्याधुनिक तकनीकों ने बहुत सा नुकसान भी पहुंचाया। तो हम कुछ उनके फ़ायदे और नुकसान दोनों की चर्चा करते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपके क्लास के हिसाब से 8th के हिसाब से इसमें पढ़ने लायक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो जैव कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि यानी बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग, छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकल सिस्टम जो कि सिंचाई में प्रयोग करते हैं, और ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप इरिगेशन यानी ये भी सिंचाई में प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं आती हूँ बच्चों जैव कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो अभी बहुत ज़ोर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सब भी थोड़ा सुनते होंगे। तो ये भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है और विदेशों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, जबकि भारत में पारंपरिक खेती में पहले से ही गोबर की खाद और अन्य सड़े गले पत्तों से बनी खाद का प्रयोग किया जाता था कृषि के लिए। उससे क्या होता था कि उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो भारत की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए 1965-66 के दौरान यूरिया का प्रयोग खेती में बहुत अधिक बढ़ा और उससे कृषि में आशातीत यानी आशा से भी ज़्यादा वृद्धि हुई। आप सबने हरित क्रांति के विषय में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है। उसमें हमने वो सभी तकनीकें भी आधुनिक पढ़ी, उन्नतशील बीजों के बारे में पढ़ा। पर यहाँ पे आपको हाईलाइट करने के जो मुख्य बिंदु हैं जिसके विषय में मैं चर्चा करूँगी वो ये कि यूरिया का जब प्रयोग 1965-66 में बढ़ा तो प्रभाव कुछ इस तरीके से देखने में आया कि गोबर की खाद से जो 400 किलोग्राम गेहूं की फसल हो रही थी वो यूरिया के प्रयोग से 1200 किलोग्राम तक बढ़ गई। तो इससे किसानों के मन में एक बड़ी ही आशा जाग गई कि यूरिया एक चमत्कारी खाद है और इसके बिना तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। तो नतीजा ये हुआ कि इसका दिन प्रतिदिन बहुत प्रयोग बढ़ता चला गया और जो मानक है, एक मानक यानी कि जैसे खाने में नमक की मात्रा अगर मानक से ज़्यादा हो जाए तो आप खाना नहीं खा सकते हैं, आप खाना फेंक देंगे। ठीक उसी तरह कृषि में भी एक मानक है कि कितना यूरिया कितनी फसल के लिए कितना यूरिया प्रयोग करना चाहिए। लेकिन लालच में आकर के या फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए मानक से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग होने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो ज़मीन थी वो बंजर हुई। और उसका दूसरा जो नतीजा ये हुआ कि जो खाद्यान्न हुआ, जो हमारी फसलें हुई, उसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो गई। हाँ बच्चों, पोटेशियम आप लोगों ने पढ़ा था 7th क्लास में कि पोटेशियम एक तत्व होता है और अगर हमारे रक्त में इसकी मात्रा कम हो जाए तो हमें ये हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है। तो ब्लड प्रेशर और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, हार्ट के यानी हृदय की बीमारियां हो गई। और पर्यावरण असंतुलन हुआ। पर्यावरण असंतुलन कैसे हुआ कि मान लीजिए ये हमारा खेत है, ये हमारी फसल थी, तो एक तो फसल में बहुत ज़्यादा यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नाइट्रोजन फसलों के वृद्धि के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है जिसकी पूर्ति यूँ तो जैविक खाद से हो जाती थी, लेकिन फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब यूरिया की मात्रा को बढ़ाया गया तो एक तो फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हुई, प्लस जो बची रह गई ज़मीन में वो ज़मीन के अंदर के पानी में गई और बह करके कहीं ना कहीं वर्षा के जल से ये नदी तालाबों में गई। तो नदी तालाब में रहने वाले जो जीव थे उनको नुकसान पहुंचा और जो भूमिगत जल में मिली तो उससे वही भूमिगत जल किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में पहुंचता है। नाइट्रोजन की बहुत बढ़ी हुई मात्रा यानी नाइट्रेट की बढ़ी हुई मात्रा से स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इससे होने वाला एक बहुत ही चिर परिचित रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो बच्चों में होने वाला रोग है और जो श्वास संबंधित रोग है, और इसने बहुत अधिक संख्या में रोग को फैलाया। तो बहुत सारे कारण हैं यूरिया ने जो नुकसान पहुंचाए,
उनमें से मैंने महत्वपूर्ण कारणों को आपको बताया है, जितना कि आपकी बुद्धि अभी समझने के योग्य है। तो इस समय नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग पे जो अभी की सरकार है वो ज़्यादा जोर दे रही है। नीम कोटेड यूरिया से बेहतर है, पर्यावरण के प्रदूषण को ये कम रखता है, और उस पे सरकार का जोर है कि हमारे किसान भाई, चूँकि आप सभी खेती की पृष्ठभूमि से हैं, तो आप सबको भी मैं ये मैसेज दूंगी कि यूरिया के प्रयोग को कम करने पर शुरुआत में तो फसल ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो जाएगी, उस तरीके से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक तो हमारी जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो सुरक्षित रहेगी, दूसरा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिनको इस क्लास में तो मैं नहीं गिना सकती हूँ, लेकिन वो आपके और ऊपर के क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं ये किस तरीके से हमारी पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जैव पीड़क कीटनाशक, इसको हम बायोपेस्टिसाइड कहते हैं, यानी कि जो कीट हमारी फसलों को नुकसान करते हैं उनके दुश्मन, उन्हीं के शत्रुओं को हम ला करके अगर छोड़ दें तो वो उन कीटों को नुकसान पहुंचा देंगे, और इस तरह बिना पेस्टिसाइड के प्रयोग के, बिना कीटनाशक के प्रयोग के हमारी फसल सुरक्षित रह सकेगी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ट्राइकोग्राम या ततैया, जो क्या करता है कि जो शत्रु कीट होते हैं उनके अंडों पर ये अपना उसके अंडे देते हैं, और फिर इसको खेत में एक पोस्टकार्ड के माध्यम से हम रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो शत्रु कीट होते हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी के साथ एक शब्दावली मैं यहाँ पे चर्चा करना भूल गई हूँ, और मैं आपको लिख दे रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड, कि जिसने बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड, खाद्य डिमांड को पूरा करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य डिमांड को पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने एक विशेष भूमिका निभाई है। इसने उन्नत कोटि के बीजों का प्रयोग किया है, यानी कि उसको कृत्रिम रूप से पैदा किया है, और कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है जिससे कि कम से कम पेस्टिसाइड यानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशक का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकें। उसके अलावा आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। जैसे ड्रोन्स, आजकल आप लोग जगह जगह सुनते हैं कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ऐसे छोटा सा इतना सा हेलीकॉप्टर जैसा दिखता है, और हेलीकॉप्टर भी नहीं, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और ऐसा लगता है जैसे उड़ने वाला जो हेलीकॉप्टर जिसको आप गांव में बुलाते हो, हरे हरे रंग का कीड़ा होता है, वैसा ही ये होता है, छोटा सा, उसके साइज से बहुत बड़ा होता है, उसमें कैमरे लगे होते हैं। तो इसके प्रयोग से भूमि की गुणवत्ता को जांचा जा सकता है, फसल की निगरानी की जा सकती है, फसल रोपण आदि के कार्यों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम आते हैं सिंचाई के तरीकों में कुछ सुधार किए गए, जिससे कि पहले क्या होता है, अभी भी लोग कर रहे हैं, अभी भी हमारे आसपास के क्षेत्रों में लबालब खेत को भरना ही समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को कहा था कि खेतों को लबालब भरने से ही ज़रूरी नहीं कि हमारी फसल अच्छी हो जाए, कभी कभी वो लबालब पानी जो है हमारी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और दूसरा कि इसमें अनावश्यक रूप से पानी जो बर्बाद होता है, या कहीं कहीं पे पानी का स्रोत कम है, तो उन स्थानों के लिए और उन सभी जगहों के लिए जहाँ पानी की बर्बादी हो रही है, पानी की दिनों दिन खपत बढ़ रही है और उसकी उपलब्धता कम हो रही है, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसको छिड़काव तंत्र कहते हैं, इन दो चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसको अगर हम देखें इस चित्र के माध्यम से, तो इसमें पाइप में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, और इन छोटे छोटे छेद के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके टपक खेती भी इसको कहते हैं, टपकते हुए पानी जाता है, जिससे कि पानी का वितरण भी सही रहता है, जल का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। और ये जो अभी मैं बताने जा रही हूँ छिड़काव खेती, उसकी अपेक्षा 30 से 70% ये पानी की बर्बादी को कम करता है। लेकिन कहीं कहीं पे इस तरीके से ऐसे घूमने वाले पाइप लगे होते हैं, और जैसे मैं आपको दिशा दिखा रही हूँ, इस तरह से विभिन्न दिशाओं में
छिड़काव के तंत्र का विकास किया गया है, जिससे कि खेतों में पानी डबाडब तो नहीं भरता है, पानी की बर्बादी कम होती है, लेकिन ड्रिप की तुलना में इसमें पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है। पाइप को नोज़ल सिस्टम के द्वारा आगे इस तरीके का सिस्टम लगाया जाता है, जिससे उनको घुमाया जाए तो चारों ओर छिड़कते जाते हैं पानी। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास अगर रबड़ का पाइप है, रबड़ के पाइप पे आप ऐसे अंगूठा लगा दो, तो थोड़ा सा अंगूठा लगाओगे तो चारों ओर पानी छिड़कता हुआ जाता है। तो इसी तरह से, या आप अपने ग्लास में पानी रख लो, उस पर हाथ लगा दो और फिर छिड़को, तो वो कम पानी दूर तक छिड़कता जाता है। तो उसी तरह से ये छिड़काव तंत्र है, जिसमें जल का सर्वोत्तम प्रयोग ड्रिप खेती की अपेक्षा नहीं हो पाता, लेकिन जो नॉर्मल खेती, जो लबालब भरने वाली परंपरा है, उससे ये बेहतर है। पानी की बर्बादी को रोकने में सहायक है, लेकिन ड्रिप की तुलना में कम सहायक है। और इसमें क्यों पानी की बर्बादी होती है और ड्रिप में नहीं होती? इसलिए क्योंकि ये पानी का छितराव करता है, और इस प्रक्रिया में हवा के द्वारा पानी वाष्पित ज़्यादा होता है गर्मी के दिनों में, और बहाव के द्वारा पानी बह जाता है, अधिकतर भूमिगत जल प्रवाह इसमें बढ़ जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी कृषि के विषय में जो उन्नति करी है, और इसकी मैं पिक्चर आपको भेज दूंगी, वो आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिएगा, तथा आपके स्तर से जो जानकारी उपयुक्त थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।